नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। यूपी ट्रिपल एससी पीटी का दहाड़ बैच हम लोगों ने शुरू कर रखा है और लगातार वीडियोस पे वीडियोस आपके बीच में डाल रहा हूं और एकदम टू कॉपी करता चला जा रहा हूं कि जो चीज़ें सिलेबस में दी गई हैं उतना ही पढ़ना है। पूरी जीएस पे डिस्कशन नहीं करूंगा, एकदम डिस्कशन करूंगा उन पॉइंट्स पर जो पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सिलेबस में दिए गए हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना 100% है। केवल उसी टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा और मैं भरोसा रखिए मेरे ऊपर कि केवल इन वीडियोस को अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्जामिनेशन में आपका नंबर सबसे बेहतर आने वाला है। पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश में दो राजाओं की भी चर्चा की। मैंने कहा था कि मौर्य वंश में राजा तो बहुत सारे हुए, लेकिन हमको अगर पढ़ना होता है मौर्य वंश को तो डिस्कशन करना है किस पे? तो एक डिस्कशन करना है संस्थापक पे यानी चंद्रगुप्त मौर्य पे, दूसरा डिस्कशन करना है बिंदुसार पे और तीसरा डिस्कशन करना है आपका अशोक पे। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्जामिनेशन में अशोक स्पेशली लिख दिया गया है कि अशोक की जीवनी ब्रैकेट में करके लिख दिया गया है, तो इसलिए इस वीडियो में केवल डिस्कशन किया जाएगा अशोक के बारे में। तो अशोक पे आते हैं। तो अगर अशोक की बात किया जाए तो अशोक का शासन काल यानी अशोक की टाइमिंग की अगर बात किया जाएगा तो अशोक की टाइमिंग शुरू होती है कब से? तो अशोक की टाइमिंग शुरू होती है 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासन चला। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि जैसे ही राज्याभिषेक की बात आएगी तो अशोक का शासन का शुरुआत तो हो गया था 273 ईसा पूर्व में, लेकिन राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व में। ये दोनों प्रश्न दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अशोक का शासन काल जब पूछा जाएगा तो 273 ईसा पूर्व, राज्याभिषेक क्यों 4 साल के बाद? तो कई जगह पर अभिलेखों में और तमाम किताबों में दिया जाता है कि गृह युद्ध के कारण। अशोक के बारे में कहा जाता है कि सम्राट अशोक जो था वो अत्यंत क्रूर स्वभाव का था, बड़ा हिंसक प्रवृत्ति का था। पिछले क्लास में भी मैंने डिस्कशन किया था कि जब आती है बात तक्षशिला विद्रोह की तो उस समय अनवत का राज्यपाल था और अनवत का राज्यपाल होकर के ऐसी हिंसा दिखाई उसने कि विद्रोह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब आगे चलते हैं सामान्य परिचय पे या सामान्य जीवन पर। तो सबसे सामान्य बात आएगी पिता कि अशोक पुत्र किसका था? तो आपने पढ़ा होगा कि अशोक पुत्र है किसका? बिंदुसार का। चंद्रगुप्त का पूर्व पुत्र कौन? तो बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन? तो अशोक। माता की बात किया जाए तो माता के नाम में एक नाम आता है शुभद्रांगी। क्या नाम आता है? शुभद्रांगी। ये अशोक की माता का नाम था। उसके बाद एक नाम आता है पत्नी। तो पत्नी अगर वास्तव में अगर प्रश्न के हिसाब से या आयोग के हिसाब से अगर बात किया जाए तो एक ही पत्नी की चर्चा होती है कारुआकी की, कि अशोक की एकमात्र पत्नी थी कौन? कारुआकी। क्या नाम था? तो एक ही पत्नी थी जिसका नाम था कारुआकी। और ये निकला कहाँ से? यानी कि इस जानकारी को हम इतने कॉन्फिडेंशियल रूप में या इतने कॉन्फिडेंट के साथ हम कैसे कह रहे हैं? तो इतने कॉन्फिडेंट से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर एक रानी का अभिलेख पाया जाता है और उस रानी के अभिलेख की बात किया जाए यानी कि प्रयाग की बात किया जाए तो उसमें यह वर्णन देखने को मिला कि राजा अशोक की एकमात्र पत्नी थी कारुआकी। लेकिन कहीं कहीं पर एक नाम और आता है रानी देवी का, कि अशोक की एक और पत्नी थी देवी। कुछ अभिलेखों में क्या? सिंघली अनुश्रुति। कि सिंघली अनुश्रुति अगर पूछा जाएगा तो सिंघली अनुश्रुति की अगर बात किया जाएगा तो सिंघली अनुश्रुति में महारानी देवी को बोला जाता है कि यही अशोक की पत्नी थी और इसी से महेंद्र यानी अशोक के पुत्र की, और दूसरा नाम आता है संघमित्रा। इन दोनों का जन्म जो था वो हुआ था किससे? महारानी देवी से। उसके अलावा एक और नाम आता है तिष्य रक्षिता। क्या नाम आता है? तिष्य रक्षिता। तो इन 3 पत्नियों का वर्णन मिलता है
कि पहला वर्णन मिलता है कारुआकी, जो हर एग्जाम में आपको आंसर ज़्यादातर यही मारना है, कारुआकी। क्यों? क्योंकि रानी की अभिलेख प्रयागराज में जो पाया गया सटीक वर्णन है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? तो रिप्रेजेंट करता है कारुआकी को। देवी यानी रानी देवी की चर्चा महेंद्र और संघमित्रा की माता के रूप में कहाँ पर मिला? तो ये मिला सिंघली अनुश्रुति। ये भी कह सकते हैं कि उस समय काल का, उस कालखंड का सबसे इम्पॉर्टेंट अभिलेख है या सबसे इम्पॉर्टेंट एक जरिया है जिससे हम वहाँ की जानकारी को प्राप्त करते हैं। और तिष्य रक्षिता की बात कहाँ की गई? तो तिष्य रक्षिता की बात की गई दिव्यावदान के अंदर। दिव्यावदान भी एक अभिलेख या एक किताब कह सकते हैं जहाँ से हम अशोक के बारे में जानकारी उठाते हैं। तो ये तो कहानियाँ हो गई अशोक की, कि पिता कौन? तो बिंदुसार, माता कौन? तो सुभद्रांगी, पत्नी कौन? तो कारुआकी, देवी और तिष्यरक्षिता। आंसर पूछिए कि क्या सर मारना है, तो आंसर आपको कारुआकी ही मारना है, क्योंकि रानी के अभिलेख में साफ साफ लिखा गया है कि अशोक की एकमात्र पत्नी थी, और वह पत्नी कौन थी? तो वो थी कारुआकी। लेकिन अगर ये लिख दे कि सिंघली अनुश्रुति के अनुसार निम्न में से अशोक की पत्नी कौन थी, तो सिंघली अनुश्रुति के हिसाब महेंद्र और संघमित्रा की माता के रूप में वर्णन किया गया किसको? तो वर्णन किया गया रानी देवी को। तिष्यरक्षिता दिव्यावदान के अनुसार कौन? तो तिष्यरक्षिता दिव्यावदान के अनुसार थी। उसके अलावा अशोक से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कुछ उपाधियां अशोक को मिली थी। जैसे अशोक को सबसे पहले तो अशोक नाम दिया गया, कि अगर अशोक की बात किया जाए तो अशोक नाम तो ये तो फिक्स है। दूसरा एक नाम आता है देवना प्रियस, कि अशोक को एक उपाधि दी गई या देवना प्रियस नाम से भी जाना जाता है। किसके अनुसार? तो एक अभिलेख है, लघु शिला अभिलेख है जिसका नाम है गुर्जरा। तो गुर्जरा शिलाभिषेक में, शिलालेख में, लघु शिलालेख में देवना प्रियस के नाम से जाना गया। और एक नाम और आता है अशोक का, और वह आता है पियदस राजा, कि पियदस राजा के नाम से किस मौर्य सम्राट को, जैसे पिछली क्लास में मैंने बात किया था कि अमित्रघात के रूप में किसको जाना जाता है, तो अमित्रघात के रूप में जाना जाता था बिंदुसार को, मित्रों का, शत्रुओं का नाश करने वाला। और अगर इसमें आ जाएगा कि पियदिस राजा कौन से मौर्य सम्राट को कहा जाता है, तो पियदिस राजा कहा जाता है अखिलेश को, अशोक को। और यह क्या था? तो बराबर गुहा जो इसने बनवाई थी, बराबर की पहाड़ियाँ जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान में, तो उसमें अशोक का वर्णन किया गया है पियदिस राजा के रूप में। फिर से सुन लीजिएगा कि अशोक का टाइमिंग क्या? तो 273 ईसा पूर्व से शासन शुरू हुआ और 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। लेकिन गृह युद्ध के कारण राज्याभिषेक 4 वर्ष के पश्चात हुआ, यानी 269 ईसा पूर्व में हुआ। पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी। 2 उपाधियों पे सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हैं। एक देवना प्रियस यानी देवताओं का प्रिय राजा किसको माना जाता है? तो देवना प्रियस गुर्जरा अभिलेख में पाया गया, गुर्जरा लघु शिलालेख में पाया गया देवना प्रियस के नाम से। किसको? तो अशोक को। पियदिस राजा, तो बराबर गुहा लेख जो गया में है उसमें लिखा गया अशोक के बारे में पियदिस राजा। पत्नी में सबसे इम्पोर्टेंट या जब सब आयोग में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हैं वो कारुआकी से बने हैं, क्योंकि रानी का अभिलेख प्रयाग में कारुआकी को एकमात्र पत्नी के रूप में बताया गया। क्या अशोक की एकमात्र पत्नी कौन थी? तो अशोक की एकमात्र पत्नी थी कारुआकी। लेकिन सिंघली अनुश्रुति के अनुसार एक पत्नी का और नाम लिया गया संघमित्रा और महेंद्र की माता के रूप में। किसको? तो देवी को। तिष्यरक्षिता, तो तिष्यरक्षिता कौन थी? तो दिव्यावदान नामक लेख में लिखा गया कि तिष्यरक्षिता इज आल्सो वाइफ ऑफ अशोक। क्लियर है? ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने पुत्र पुत्री का भी नाम रख दिया है महेंद्र और संघमित्रा का, कि अशोक का पुत्र कौन? तो महेंद्र, और पुत्री कौन? तो संघमित्रा। तो यह तो सामान्य जानकारी हो गई सम्राट अशोक के बारे में, कि पियदिस राजा पूछ लेगा, पत्नी का नाम पूछ लेगा, माता का नाम पूछ लेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। किससे? एग्जामिनेशन में, आयोग के। अब आते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। तो एक नाम आता है कि अशोक के जीवन का युद्ध। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर युद्ध की बात करेंगे तो अशोक ने अपने जीवन काल में युद्ध केवल एकमात्र ही किया। कौन सा? तो एकमात्र युद्ध था
कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो कहा गया कलिंग के युद्ध के बारे में कि जब उसका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद, यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद जब हम बात करेंगे तो कलिंग का युद्ध कब माना जाएगा? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। अब कई जगहों पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारण बताया गया कलिंग के युद्ध का, लेकिन जब आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र को जब आप साक्ष्य मानोगे तो कौटिल्य रचित यानी चाणक्य रचित या विष्णुगुप्त रचित अर्थशास्त्र जो है उसने कलिंग के युद्ध का कारण बताया हाथियों का देश। यानी कलिंग फेमस था किस लिए? हाथियों के लिए। और हाथी जो हैं इसी की चाह में, इसी की इच्छा को रखते हुए अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पर कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथी मिलेंगे तो साम्राज्य विस्तार। कई किताबों ने कारण बताया, कई किताबों ने हाथियों के बारे में चर्चा की। और अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक अत्यंत ही क्रूर स्वभाव का था। यहाँ तक कि बताया जाता है कि जब राज्याभिषेक की बारी आई तो अपने ही 99 भाइयों की हत्या अशोक ने स्वयं कराई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हिंसक और क्रूर स्वभाव का था। और वो हिंसक और क्रूर स्वभाव देखने को अपने उच्चिष्ट स्तर पर दिखा, अपने मैक्सिमा पर दिखाई दिया कलिंग के युद्ध में। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? तो 261 ईसा पूर्व में, जिसमें हाथियों पर चर्चा हुई और कहा गया कि कलिंग के युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? यानी मृत्यु हुई कितनी? तो लगभग 1 लाख मृत्यु हुई। और बंदी बनाए गए कितने? तो लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। लेकिन इस युद्ध से एक बहुत बड़ा चेंज आया। और वह चेंज क्या आया कि जब कलिंग के मैदान में युद्ध जीतने के पश्चात सम्राट अशोक पहुंचते हैं मेरे भाई, तो पहुंचते ही उन्होंने देखा क्या कि इतनी ज़्यादा लाशें पड़ी हुई हैं कि एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी का धड़ अलग है, किसी का पैर अलग है। अशोक बड़े दुखी हो गए कि यह मैंने क्या कर दिया। नतीजा क्या कि कलिंग के युद्ध के बाद वहीं पर उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया। और वहीं से सम्राट अशोक को महान अशोक बोला गया। कि भारतीय राजनीति में सम्राट अशोक तब तक सम्राट अशोक थे जब तक कि वो साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। लेकिन अशोक को महान इतिहासकारों ने बोलना कब शुरू किया? तो जब वह आते हैं कलिंग के युद्ध में, देखते हैं प्राण त्यागे हुए शरीरों को, बंदी बनाए हुए, यातना सहते हुए शरीरों को, तो उन्होंने वहाँ पर युद्ध की इच्छा शक्ति को त्याग दिया और वहीं से उन्होंने अपना लिया बौद्ध धर्म। यानी कब की घटना है ये? तो यह घटना है 261 ईसा पूर्व की। अब ध्यान दे रहा कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो इस युद्ध का परिणाम यही हुआ कि अशोक ने हथियार त्याग करके और अपना लिया किसको? तो अपना लिया बौद्ध धर्म को। यानी इसका यही हुआ कि बौद्ध धर्म को अपनाया। तो अगर कभी भी पूछा जाएगा कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो दिमाग में रखिएगा कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। यानी इस बौद्ध धर्म को कभी भी अशोक ने राजकीय धर्म के रूप में घोषित नहीं किया। राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, यानी घोषित नहीं किया। यानी सीधे आप कह सकते हैं कि अशोक सभी धर्मों का सम्मान करता था और अपना स्वयं का धर्म कभी भी किसी के ऊपर जबरदस्ती आरोपित नहीं किया कि राजा बौद्ध धर्म का अनुयायी है तो प्रजा को भी बौद्ध धर्म का अनुयायी होना पड़ेगा। और एक नाम आता है कि इस बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए किसने दीक्षा दी? तो ध्यान दीजिएगा, वह नाम था उपगुप्त। उपगुप्त की अगर प्रश्न पूछेगा कि अशोक को बौद्ध धर्म की भिक्षा किसने, बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी या किसने बौद्ध धर्म में शामिल कराया, तो नाम आता है उपगुप्त का। लेकिन उपगुप्त के अलावा एक नाम और आता है निर्गोध। क्या नाम आता है? निर्गोध। कुछ किताबों ने निर्गोध को भी बताया कि निर्गोध भी एक नाम आता है जिसने बौद्ध धर्म के लिए हृदय परिवर्तन के पश्चात बौद्ध धर्म
को याद दिलाने वाला या बौद्ध धर्म अपनाने में मदद करने वाला निर्गोध था। लेकिन हमको आंसर के रूप में अगर सही प्रश्न पूछा जाए या सही उत्तर की बात किया जाए तो ज़्यादातर किताबों का मानना है कि बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए अशोक को प्रेरित करके और उसको भिक्षुक बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो वह था उपगुप्त। अब आगे चलते हैं। तो जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी शुरू किया। और ध्यान देना कि यहीं पर आवश्यकता पड़ेगी किसकी, तो यहीं पर आवश्यकता पड़ेगी महेंद्र की और संघमित्रा की। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा, तो श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा, तो श्रीलंका भेजा। और स्वयं जो यात्रा निकाली, स्वयं जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और नैतिकता के आह्वान के लिए देश में घूमने लगा जगह जगह पर, तो उसी को हम लोग ने नाम दिया धम्म यात्रा का। तो धम्म यात्रा पर भी आया जाएगा। पहले आया जाए इस पे कि अशोक के जीवन काल का एकमात्र युद्ध क्या था, तो कलिंग का युद्ध था 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। कलिंग का युद्ध क्यों, तो कहा गया किसी किताब में साम्राज्य विस्तार के लिए, लेकिन चूंकि कलिंग हाथियों की वजह से ज़्यादा प्रसिद्ध था, हाथियों के देश के रूप में जाना जाता था, तो इसलिए एक कारण यह भी बताया गया कि हो सकता है कि अशोक हाथियों की चाह में कलिंग पर आक्रमण किया हो। मृत्यु किया देखा जाए कि इस युद्ध में मृत्यु तो लगभग 1 लाख लोग मरे और बंदी बनाए गए लगभग 1.5 लाख लोग। और कलिंग के युद्ध को जीतने के पश्चात जब अशोक पहुंचता है कहाँ, तो अशोक पहुंचता है युद्ध के मैदान में। तो वहाँ पर पड़ी हुई लाशों को देखने के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और हृदय परिवर्तन हो जाने के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म अपनाया। और यह ध्यान देना कि अशोक ने बौद्ध धर्म को कभी भी अपने देश का राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो किया, धम्म यात्राएं निकाली, अपने बेटे बेटियों को प्रचार के लिए भेजा, लेकिन कभी भी किसी दूसरे धर्म को डिस्टर्ब परेशान नहीं किया। और उसको दीक्षा देने वाला ब्राह्मण कौन था या व्यक्ति कौन था या भिक्षुक कौन था, तो उपगुप्त। कुछ किताबों में एक नाम और आता है निर्गोध, कि निर्गोध भी था। अब आगे चलते हैं कि अपने महेंद्र और संघमित्रा यानी पुत्र और पुत्री को किस देश में प्रचार करने के लिए भेजा, तो श्रीलंका भेजा प्रचार करने के लिए। उसके पश्चात ध्यान देना कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में क्या हुआ, तो कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध में के बाद क्या कंडीशन आई, तो इसका धर्म हृदय परिवर्तन हो गया और इसने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म की दीक्षा इसको किसने दिलाई, तो उपगुप्त ने दिलाई। उसके अलावा एक और नाम क्या आया, तो निर्गोध नाम आया। फिर एक नाम आता है कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को यानी कि महेंद्र को और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस देश में भेजा, तो श्रीलंका भेजा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों मित्रों में शेयर सब्सक्राइब कराने का सिलसिला जैसे आपने बनाए रखा है वैसे ही बनाए रखिए। हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए, हम आपका साथ हमेशा देते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जब देखेंगे तो एक शब्द आता है धम्म यात्रा, कि अशोक ने अपने जीवन काल में जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात धम्म यात्राओं की शुरुआत हुई। धम्म शब्द जो है ये निकला हुआ है कहाँ से, तो निकला है धर्म से। और अशोक धर्म किसको मानता था, तो या बौद्ध धर्म में धर्म क्या था, तो जो नैतिकता का पालन कर रहा है, यानी कि जो चीज़ें जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और बिना किसी को परेशान किए सही तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी हैं, वही धर्म है। और जो चीज़ें समाज के लिए गलत हैं वही क्या हैं, अधर्म है। तो धर्म को बढ़ावा देने के लिए की गई यात्राएं क्या थीं, धम्म यात्राएं थीं। अब धम्म यात्राएं तो वैसे तो अशोक ने बहुत की, लेकिन उसमें से 2 धम्म यात्राओं की चर्चा ज़्यादा होती है। पहला, शासन के 10वें वर्ष, शासन के 10वें वर्ष में अशोक जाता है कहाँ पर धम्म यात्रा लेकर के, तो जाता है बोध गया। और शासन के 20वें वर्ष
अशोक जाता है कहाँ पर? तो अशोक जाता है लुम्बिनी। तो सबसे पहले तो दिमाग में रखिएगा कि यह दो धम्म यात्राएं बड़ी फेमस हैं कि शासन के 10वें वर्ष में कहाँ गया? तो बोध गया में गया। और बोध गया में जा कर के क्या करता है? तो जो भी आजीवक संप्रदाय के लोग थे, आजीवक संप्रदाय के लोग थे, उनके रहने के लिए, उनके निवास करने के लिए अशोक ने बोध गया में निर्माण कराया बराबर की गुहा का, जिसको हम लोग कहते हैं बराबर की पहाड़ियाँ या बराबर की गुहा या बराबर के गुहा लेख भी पाए जाते हैं इन्हीं गुफाओं में। और जब वह लुम्बिनी पहुंचता है तो लुम्बिनी पहुंच करके पूरी की पूरी लुम्बिनी को लगभग कर मुक्त कर देता है। लगभग कर मुक्त क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ जगहों पर उसने 1/8 कर की वसूली की, ज़्यादातर जगहों को कर मुक्त कर दिया। तो धम्म यात्राओं में 2 धम्म यात्राएं बड़ी प्रसिद्ध हैं और उन धम्म यात्राओं से प्रश्न बड़े मन से पूछे जाएंगे। पहला क्या? तो पहला यही कि अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में क्या कौन सी यात्रा की? तो शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। अब बोध गया में जब जाता है तो किस संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की गुहा का काम किया? तो आजीवक संप्रदाय के मानने वालों को बराबर की गुहा में निवास करने की स्थान दिया। और शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी में जब जाता है तो लुम्बिनी को कर मुक्त कर देता है। और कितना हिस्सा कर लगाता है? तो मात्र 1/8 कर लगाता है। चलते हैं आगे। धम्म यात्राएं क्यों थीं? तो धम्म यात्राएं थी धर्म को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ तक जितने भी चीज़ें आपके सामने डिस्कशन की है, दिमाग में बैठा लो कि प्रश्न यहीं से आना है, क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा मेहनत करते हो, रिजल्ट कम आता है। और मेरा प्रयास ये है कि आपके बीच में यूपी पीटी के एग्जामिनेशन से पहले सारा का सारा जीएस का वीडियो डाल दें और केवल उसको पकड़ के अगर आप चलोगे तो आपका जीएस में बेहतरीन नंबर आएगा। साथ साथ में कुछ करंट अफेयर के स्पेशल क्लासेस भी लूँगा जहाँ से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो जहाँ जहाँ पे ये बात मेरी पहुँच रही है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराने का सिलसिला जैसे आपने बनाए रखा है वैसे ही बनाए रखिए। चलिए आते हैं। अब एक नाम आता है किसका? तो एक नाम आता है शिलालेख का। शिलालेख, शिला माने होता है पत्थर और लेख मतलब कि पत्थर पर लिखा गया लेख। अब ध्यान दीजिएगा कि ऐसा करने वाला अशोक भारत का पहला शासक था। यानी अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था कि जिसने अपने आदेशों को, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए सहारा लिया किसका? तो पत्थरों का। कि अगर हम नहीं रहेंगे तो लोग कैसे जानेंगे इस कालखंड को? तो पत्थरों पर लिखवा दिया। दूसरा, स्तंभों पर लिखवा दिया। तीसरा, गुफाओं के अंदर लिखवा दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं शिलालेख। स्तंभों पर यानी खंभों पर जो वर्णित कराया उसको हम लोग कहते हैं स्तंभ लेख, और गुफाओं के अंदर जो लिखवाया गया उसको हम लोग कहते हैं गुहा लेख। तो ध्यान दीजिएगा कि जहाँ जहाँ पर शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख ऐसी बातें आती हैं तो अपनी बातों को, अपनी जानकारियों को आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुँचाया जाए। तो शरीर तो नश्वर है, चला जाएगा, लेकिन अगर हम उसको पत्थरों पर लिखवा दें, अगर हम उसको स्तंभों पर लिखवा दें, अगर उसको गुफाओं के अंदर लिखवा दें, तो शरीर के मर जाने के पश्चात, मौर्य वंश के नष्ट हो जाने के बाद भी आखिर उनकी बातों को हम कैसे आपके सामने इस वीडियो में लिख पा रहे हैं, किताबों में लिख पा रहे हैं या कहीं भी लिख पा रहे हैं? तो उसका सारा श्रेय जाता है इन लेखों को, जो शिलाओं पर वर्णित किए गए, जो स्तंभों पर वर्णित किए गए, जो गुफाओं में वर्णित किए गए। तो इसी को हम लोग कहते हैं शिलालेख। और ऐसा करने वाला यानी ऐसा विचार पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा शासक कौन था जिसके दिमाग में आया? तो वह थे सम्राट अशोक। अब आते हैं शिलालेख पर कि शिलालेख की अगर बात किया जाए तो शिलालेख कितने? तो शिलालेख हैं 8। कितने? तो शिलालेख हैं 8। कि शिलालेख कितने? 8 स्थानों पर।
और इन 8 स्थानों पर कितने लेखों का समूह है, तो 14 अलग अलग लेख हैं, लेकिन कितनी जगहों पर हैं, तो केवल 8 जगहों पर हैं। जरा देखा जाए कि वह 8 जगह कौन कौन सी है। तो पहली जगह है शहबाज गढ़ी, कि पहला शिलालेख शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी कहाँ है मेरे भाई, तो स्थान भी साथ में लिखता जा रहा हूँ, पेशावर। कि शहबाजगढ़ी शिलालेख अशोक द्वारा निर्मित किया गया, कहाँ पर है, तो पेशावर में है। दूसरा नाम आता है, तो दूसरा नाम आता है मानसेहरा। दूसरा नाम क्या आता है, तो दूसरा नाम आता है मानसेहरा। मानसेहरा है कहाँ पर, तो हजारा जिले में है, कि मानसेहरा हजारा जिले में है। तीसरा नाम आता है कहाँ पर, तो तीसरा नाम आता है कालसी, कि कालसी शिलालेख। तो ध्यान दीजिएगा कि शहबाजगढ़ी कहाँ पर, तो पेशावर में। मानसेहरा कहाँ पर, तो हजारा में। कालसी कहाँ है, तो कालसी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कालसी है देहरादून में, यानी उत्तराखंड में। तो नियरेस्ट में आपके आ गए हैं हम धीरे धीरे। तो उत्तराखंड में कितने शिलालेख हैं, तो 8 स्थानों पर हैं और 14 प्रकार के शिलालेख हैं। तो कालसी शिलालेख कहाँ पर है, तो देहरादून में है। चौथा नाम आता है गिरनार। तो गिरनार नाम से लग जा रहा है कि गिरनार की पहाड़ियों में बनाया गया होगा, और गिरनार की पहाड़ियों में बनाया गया होगा तो है कहाँ पर, तो जूनागढ़ में है। कहाँ पर है, तो जूनागढ़ में है। पांचवा है आपका धौली। पांचवा कौन सा शिलालेख जी, तो धौली। तो धौली शिलालेख कहाँ पर है, तो धौली शिलालेख है पुरी में, पुरी यानी उड़ीसा में। फिर उसके बाद एरागुडी एक नाम आता है, एरागुडी। एरागुडी, तो एरागुडी शिलालेख कहाँ पर है, तो एरागुडी करनूल में है। करनूल के अंदर एरागुडी शिलालेख है। और एक 7वें नंबर पर अगर आएंगे तो 7वां नंबर आपका है 7वां नंबर आपका है सोपारा। सोपारा कहाँ पर है, तो सोपारा शिलालेख आपका आता है कहाँ पर, तो आता है ठाणे में, महाराष्ट्र में। और एक और बच रहा है कौन सा, तो एक बच रहा है जौगढ़। जौगढ़ शिलालेख। तो जौगढ़ की अगर बात किया जाएगा तो जौगढ़ भी है गंजाम में। गंजाम यानी उड़ीसा में। ठाणे महाराष्ट्र में, गंजाम वहाँ पे उड़ीसा में, करनूल आपका आंध्र प्रदेश में, पुरी उड़ीसा में, जूनागढ़ महाराष्ट्र में, इस तरीके से पेशावर पाकिस्तान में। तो ये 8 शिलालेख हैं, ध्यान से सुनिएगा। शहबाजगढ़ी कहाँ पर है, तो पेशावर में है। मानसेहरा कहाँ पर है, तो हजारा में है। कालसी कहाँ पर है, तो देहरादून में है। गिरनार कहाँ पर है, तो जूनागढ़ में है। धौली कहाँ पर है, पुरी में है। एरागुडी कहाँ पर है, तो करनूल आंध्र प्रदेश में है। सोपारा कहाँ पर है, तो ठाणे महाराष्ट्र में है। जौगढ़ कहाँ पर है, तो गंजाम उड़ीसा में है। तो इस तरीके से शिलालेख बनाए कितने, 8। और उन 8 शिलालेखों में कितने लेख लिखे गए, तो 14 विभिन्न लेख। यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन 8 शिलालेखों में कितने लेख लिखे, तो 14 अभिलेखों का वर्णन मिलता है। और ऐसा करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था, तो था आपका अशोक। तो ये तो शिलालेख हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, आगे चलता हूँ। दूसरा नाम आता है, शिलालेख के बाद एक नाम और आता है, उस पे अगर आया जाए कि दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा एक नाम आता है लघु शिलालेख। अच्छा, लघु शिलालेख क्या है, तो दिमाग में रखिएगा कि शिलालेखों की संख्या बताई थी कितनी, तो 8। लघु शिलालेख कितने हैं, तो लघु शिलालेखों की संख्या बताई गई कितनी, तो 14। अब इनको लघु शिलालेख क्यों कहा गया। शिलालेख तो समझ गए कि शिला को तोड़ करके उस पर आदेश वर्णित कर दिया या जानकारी वर्णित कर दी, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे बारे में आसानी से जाने। लघु शिलालेख क्या है, तो लघु शिलालेख का मतलब हो गया कि एक ऐसा शिलालेख जो मुख्य अभिलेख में शामिल नहीं किया गया, उन्हीं को हम लोगों ने नाम दे दिया गया लघु शिलालेख का। और लघु शिलालेख कितने, तो 14 आते हैं। पहला नाम आया रूपनाथ, दूसरा नाम आया गुर्जरा। पहला नाम क्या आया, रूपनाथ। तो रूपनाथ है आपका जबलपुर में।
गुर्जरा, दूसरा नाम आता है गुर्जरा। गुर्जरा भी कहाँ पर है? तो दतिया, यानी ये भी मध्य प्रदेश में। तीसरा शिलालेख आपका आता है कौन सा? तो तीसरा लघु शिलालेख आता है सासाराम में। सासाराम कहाँ है भाई? तो सासाराम है बिहार में। चौथा आता है भाब्रू। चौथा क्या आता है? तो चौथा आता है भाब्रू शिलाभिलेख, लघु शिलालेख। तो भाब्रू आपका आता है कहाँ पर? तो भाब्रू आता है जयपुर, राजस्थान में। पचवें पर आया जाए तो पचवा आपका है मास्की। तो मास्की शिलालेख, मास्की लघु शिलालेख, तो मास्की लघु शिलालेख आता है रायचूर में। रायचूर है हैदराबाद में। कहाँ है? रायचूर, हैदराबाद में। छठवां क्या आता है? तो छठवां आता है ब्रह्मागिरी। ब्रह्मागिरी कहाँ पर है? तो ब्रह्मागिरी है चितुल दुर्ग में। कहाँ पर? तो अगला है चितुल दुर्ग में। चितुल दुर्ग पड़ता है कहाँ? तो मैसूर में। फिर उसके बाद आता है सतवां कौन सा? तो सतवां आता है सिद्धपुर। सिद्धपुर भी एकदम बगल में, कि अगर 1 किलो पश्चिम जाएंगे ब्रह्मगिरी के तो जस्ट बगल में चितुल दुर्ग पड़ेगा। 1 किलो चितुल दुर्ग से में ही ब्रह्मगिरी से 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाएंगे तो आएगा सिद्धपुर का अभिलेख। आज सेम वैसे ही 8वां जब आप आएंगे तो है जतिंग रामेश्वर। क्या नाम है? जतिंग रामेश्वर। इसका भी अगर स्थान पूछेगा तो ये आ जाएगा चितुल दुर्ग ही। और यह भी कितना? तो 3 किलोमीटर दूर है उत्तर पश्चिम दिशा में। किससे? तो ब्रह्मगिरी से। फिर से सुन लीजिए, तो रूपनाथ जबलपुर, यानी यह और यह दोनों कहाँ पर? तो एमपी में। सासाराम बिहार में। भाब्रू जयपुर में, यानी राजस्थान में। रायचूर, यानी कि रायचूर में कौन सा है? तो मास्की। तो रायचूर आपका आता है हैदराबाद में। चितुल दुर्ग, ये तीनों अगर मिला दिया जाए तो ये तीनों कहाँ पर हैं? तो यह तीनों हैं मैसूर में। यह तीनों कहाँ पे आ जाएंगे? चितुल दुर्ग वाले तीनों कहाँ आ जाएंगे? तो तीनों मैसूर में आ जाएंगे। ब्रह्मगिरी के बगल में सिद्धपुर और उसके ही बगल में जतिंग रामेश्वर। तो ये 8 हो गए। अब यहाँ से आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो 9वें नंबर पर अगर बात किया जाएगा तो 9वां नंबर है एर्डगुडी। एर्डगुडी, एर्डगुडी की चर्चा अभी किया था कि एर्डगुडी कहाँ पर है? तो एर्डगुडी है कुर्नूल में। कहाँ पर? तो एर्डगुडी है कुर्नूल में। कुर्नूल यानी आंध्र प्रदेश। फिर आएगा आपका गोभी मठ। तो गोभी मठ 10वां है। तो गोभी मठ भी एक शिलालेख है। यह गोभी मठ कहाँ पाया जाएगा? तो गोभी मठ पाया जाएगा कोपबल में, यानी यह भी मैसूर में। कोपबल मैसूर में। इसके जस्ट बगल में, यानी गोभी मठ के जस्ट बगल में एक और आता है जिसका नाम है पालकीकिंडू। क्या नाम है? पालकीकिंडू। यह भी जस्ट कोपबल में, यानी गोविंद मठ के बगल में। 12वां है भैया क्या? तो 12वां है राजूल मंडगिरी। क्या नाम है? राजूल मंडगिरी। यह भी एक आपका शिलालेख है, लघु शिलालेख राजूल मंडगिरी। यह भी कहाँ पर है? तो यह भी है कुर्नूल में, यानी आंध्र प्रदेश में। 13वें नंबर पर आपका आता है कौन? तो 13वें पर आता है आपका सबसे करीबी, यानी अहरौरा, यानी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। और उसके अलावा एक नाम आता है सारो मारो। क्या नाम आता है? सारो मारो। तो सारो मारो कहाँ पर है? तो सारो मारो है आपका शहडोल में। शहडोल यानी मध्य प्रदेश में। तो यह 14 लघु शिलालेख हैं। ध्यान दीजिएगा कि शिलालेख कितने थे? तो 8 थे। और लघु शिलालेख कितने हैं? तो 14 हैं। जिसमें से आपको पकड़ना है ज़्यादा किससे? तो पहले तो आप पकड़ लो, चूँकि उत्तर प्रदेश का स्पेशल एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इसको पकड़ लो, यानी कि अहिरौरा मिर्ज़ापुर को आप पकड़ लो कि यहाँ पर क्या है? तो लघु शिलालेख है। दूसरा आप क्या पकड़ लीजिए? तो दूसरा आप पकड़ लीजिए सासाराम बिहार को, क्योंकि यह भी आपका नियरेस्ट है, इससे प्रश्न पूछता है। तीसरा आपका कह सकता है कि सबसे लास्ट में किसको पाया गया? तो शहडोल। शहडोल कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। यह 3 शिलालेखों के बारे में आपको स्पेशली पकड़ना है कि ये आपका स्पेशली ज़्यादा पकड़ा जाएगा।
चला जाए आगे। तो लघु शिलालेख कितने, तो रूपनाथ जबलपुर में, गुर्जरा दतिया में, ये दोनों कहाँ, मध्य प्रदेश में। सासाराम लघु शिलालेख कहाँ पर, तो बिहार में। भाबरू कहाँ पर, तो जयपुर राजस्थान में। रायचूर कहाँ पर, तो हैदराबाद में। ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जतिंग रामेश्वर कहाँ पर, तो चितुल में यानी मैसूर में। एरडगुडी कहाँ, तो कुरनूल यानी आंध्र प्रदेश में। गोभी मठ कहाँ और पालकी कुंडू कहाँ, तो कोपबल में। उसके बाद राजुल मंडगिरी कहाँ, तो राजुल मंडगिरी कुरनूल आंध्र प्रदेश में। फिर अहरौरा कहाँ, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। और फिर उसके पश्चात अगर बात किया जाए कि सारो मारो कहाँ, जो सबसे बाद में पाया गया, तो सारो मारो है आपका शहडोल में, शहडोल यानी मध्य प्रदेश। अब आगे आते हैं तो एक नाम और आता है, शिलालेख अब हटाते हैं। शिलालेख की जगह पर एक नाम आया स्तंभ लेख। क्या नाम आया, स्तंभ लेख। तो ध्यान दीजिएगा कि स्तंभ लेख का मतलब क्या है कि स्तंभों पर वर्णित किया गया आदेश या स्तंभों पर वर्णित की गई कोई कहानी, इसको नाम दिया गया स्तंभ लेख। और स्तंभ लेख कितने हैं टोटल, तो स्तंभ लेख हैं टोटल 7। और यह 7 कितने स्थानों पर हैं, तो यह 7 हैं आपके 6 स्थान पर मिला करके। क्या क्या है भाई, तो पहला है, बोला जाता है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दूसरा बोला जाता है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। अच्छा, 2 नाम क्यों आ रहे हैं, 2 नाम क्यों आ रहे हैं, चलिए आएंगे। तीसरा नाम लौरिया और राज स्तंभ लेख, लौरिया और राज स्तंभ लेख। चौथा लौरिया नंदपुर स्तंभ लेख। कितने हो गए जी, 4। पांचवा है रामपुरवा स्तंभ लेख। और सबसे पास हमारा कौन सा, तो प्रयाग स्तंभ लेख, जिसको हम लोग रानी के लेख द्वारा भी जानते हैं, कहीं कहीं पर यह भी वर्णन होता है। ध्यान सुनिएगा, पहला नाम दिल्ली टोपरा, 2 स्थान पे तो होगा नहीं। दिल्ली मेरठ 2 स्थान पे तो होगा नहीं। तो रीजन क्या है कि यह जो दिल्ली टोपरा है, तो टोपरा जो जगह है ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, यानी पहले कहाँ था, तो यह था सहारनपुर यानी यूपी में। लेकिन इसको उठा करके, चूंकि स्तंभ लेख है तो उठाया जा सकता है ना, एक स्थान से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। तो सहारनपुर यूपी से इसको ले जाया गया कहाँ, दिल्ली। दूसरा वाला भी ऐसे ही समझो कि था कहाँ पर, तो था मेरठ उत्तर प्रदेश में। इसको उठा करके ले जाया गया कहाँ पर, तो ले जाया गया दिल्ली। अच्छा, ले जाने वाला कौन मेरे भाई, तो ये दोनों का काम या दोनों के काम को करने वाला आदमी कौन था, तो यह था फिरोज शाह तुगलक। यानी जैसे ही आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को सहारनपुर उत्तर प्रदेश से दिल्ली ले जाने वाला बादशाह कौन था, राजा कौन था या सुल्तान कौन था, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे फिरोज शाह तुगलक। सेम वही कंडीशन दिल्ली मेरठ वाले केस में कि मेरठ उत्तर प्रदेश से उठा करके दिल्ली कौन ले गया, तो मेरठ उत्तर प्रदेश से भी उठा करके दिल्ली ले जाने वाला शासक कौन था, तो वह भी था फिरोज शाह तुगलक। आगे चलते हैं, लौरिया अरराज और लौरिया नंदपुर और रामपुरवा, इन तीनों से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो यह तीनों हैं कहाँ पर, तो यह तीनों हैं चंपारण बिहार में। कहाँ पर, चंपारण बिहार में। इसका तो नाम में ही पता चल गया ना कि कहाँ है, कि अगर इस पे लिखा है प्रयाग स्तंभ लेख तो इसका मतलब कि यह प्रयाग में ही है। लेकिन इसको जानिए कि यह था पहले कौशाम्बी में। कहाँ था, कौशाम्बी, प्रयागराज के पास का ही जिला है कौशाम्बी। लेकिन कौशाम्बी से इसको ले जाया गया कहाँ पर, प्रयाग। तो जिसने इलाहाबाद को नाम इलाहाबाद दिया था कि इलाही आबाद हो जहाँ पर, यानी दीन इलाही का मालिक कौन, तो इसको ले जाने वाला व्यक्ति कौन था कौशाम्बी से प्रयाग की तरफ, तो वह था अकबर। ध्यान से सुनिएगा कि दिल्ली टोपरा कहाँ है, तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश
में था, दिल्ली में है। दिल्ली मेरठ कहाँ है? तो मेरठ यूपी में था और दिल्ली में गया। अब दोनों स्थानों को परिवर्तित किसने किया? तो दोनों स्थानों को परिवर्तित किया किसने? तो फिरोज शाह तुगलक। लौरिया राज, लौरिया आनंदपुर और रामपुरवा स्तंभ शिलालेख कहाँ पर हैं? तो यह तीनों हैं चंपारण बिहार में। जी हाँ, वही चंपारण बिहार जहाँ से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और प्रयागराज वाला जो है पहले कौशाम्बी में था, लेकिन उसको अकबर ने उठा करके कहाँ कर दिया? तो उसको उठा करके कर दिया अकबर ने प्रयाग में। तो इस लेख में आपको इम्पॉर्टेंट ये तीन सबसे ज़्यादा हैं कि दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ और प्रयाग। ये तीन से प्रश्न तो बार बार पूछे गए और पूछे जाएंगे, इस बार के एग्जामिनेशन में भी ऐसी संभावना लगती है। हटाता हूँ स्तंभ लेखों को। अब स्तंभ लेखों के आगे जब बढ़ेंगे, हमको लगता है एक वीडियो बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो बस शेयर मारते चले जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। जितने ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी उतना ही आपका और मेरा दोनों लोगों का फायदा होगा। अब देखिए, स्तंभ लेख के बाद एक नाम आता है लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख क्या था? तो लघु स्तंभ लेख एक ऐसा स्तंभ लेख था जिसके ऊपर राजकीय आदेश या राजकीय घोषणाएं लागू की गई थी या लिखी गई थी। अब कितनी इनकी संख्या? तो इनकी संख्या है 5। कितनी संख्या? तो राजकीय आदेश लिखे गए स्तंभों को हमने नाम दिया लघु स्तंभ लेख, और इनकी संख्या कितनी? तो 5। कौन कौन से? तो ज्यादातर आप जानते हो, सांची, सारनाथ, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी। पहले इनके ऊपर चर्चा कर लिया जाए कि सांची, सारनाथ और कौशाम्बी। सांची कहाँ है? तो सांची है आपका रायसेन में, यानी मध्य प्रदेश में, एक तो यहाँ पाया जाएगा। सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी कहाँ? तो इसको कह सकते हो ना कि प्रयाग के निकट, यानी यह भी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ये तीन तो आगे कैसे? तो ऐसे। अगला नाम आया क्या? तो अगला नाम एक और आता है जिसका नाम है रुम्मिन देई। रुम्मिन देई। यह भी एक स्तंभ है, लघु स्तंभ है, जो कहाँ पर है? तो ये है आपका नेपाल के दर्रे में। नेपाल के दर्रे में, या कह सकते हैं नेपाल के तराई क्षेत्र में। नेपाल के तराई क्षेत्रों में नुम्मिरदेई है। और एक नाम और आता है निगलिवा। तो निगलिवा भी कहाँ है? तो निगलिवा को बोला जाता है निगाली सागर। इसका एक और नाम हो सकता है, प्रश्न में पूछ दे तो इसका एक और नाम है निगाली सागर। तो निगाली सागर यह भी कहाँ है? तो यह भी है नेपाल की तराई में। तो ध्यान दीजिएगा कि कितने लघु स्तंभ शिलालेख? तो 5 लघु स्तंभ शिलालेख जिसके ऊपर राजकीय आदेशों का वर्णन था। सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुम्मिनदेई और निगलिवा यानी निगाली सागर, जिसमें से सांची रायसेन मध्य प्रदेश में, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी प्रयाग के निकट उत्तर प्रदेश में, रुम्मिनदेई और निगलिवा या निगाली सागर कहाँ पर? तो नेपाल के तराई क्षेत्रों में। तो इनके बारे में भी देख लिया जाए कि 5 लघु स्तंभ लेख थे जिनके ऊपर राजकीय आदेशों का वर्णन अशोक ने अपने शासनकाल में कराया था। अब आगे चलता हूँ तो एक नाम और आएगा गुहा लेख। तो हमने एक चर्चा की थी कि गुहा लेख शब्द जब आएगा तो गुहा लेख क्या है? तो गुफाओं में लिखा गया, गुफाओं की दीवालों पर लिखाया गया आकृति या जो लिखावट थी उसको नाम दिया गया गुहा लेख का। तो एक चीज़ मैंने किया था बात कि जब जाता है अशोक कहाँ? गया। क्या करने? तो गया जाता है धम्म यात्रा के लिए, यानी धर्म के प्रचार के लिए, नैतिकता के प्रचार के लिए जो यात्रा करता है उसी को नाम दिया गया धम्म यात्रा। और वहाँ पर आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए निवास करने के लिए गुहा का निर्माण करता है।
ये कहानी तो पहले ही बताई कि जब गया जाता है धम्म यात्रा पर, इसके बारे में चर्चा किया था ना कि गया गया धम्म यात्रा पर, और कब गया तो उसको मैंने बताया था कि गया गया था शासन के 10वें वर्ष में। दो जगहों पे गया था ना कि एक बोध गया गया था और एक लुम्बिनी गया था। शासन के 10वें वर्ष में बोध गया गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया। बोध गया गया तो बराबर की पहाड़ियों में गुहाओं का निर्माण कराया, किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। और जब लुम्बिनी गया तो लुम्बिनी में कर मुक्त कर दिया सबको, लुम्बिनी में सबको कर मुक्त कर दिया और बना दिया क्या? तो वहाँ पर 1/8 कर लगा दिया। तो गया पे फिलहाल हमको बात करनी है। तो 4 गुहाओं का निर्माण कराया। कौन कौन सी 4 गुहाएं थी? बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बता रहा हूँ कि ये जल्दी ये जानकारी मिलेगी नहीं। कौन सी 4 गुफाएं थी? तो एक गुफा थी जिसका नाम था कर्ण। दूसरी जो गुफा थी उसका नाम था चौपार। तीसरी जो गुफा था उसका नाम था सुदामा। और चौथी जो गुफा थी उसका नाम था विश्व झोपड़ी। क्या नाम था? विश्व झोपड़ी। तो गुहाओं का निर्माण कराया। फिर से सुनिए कि गया गया धम्म यात्रा पर शासन के 10वें वर्ष के दौरान आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए किया गुहा का निर्माण। कौन सी? तो कर्ण, तो चौपार, तो सुदामा, तो विश्व झोपड़ी। और इन चारों गुफाओं की दीवालों पर जो लिखवाया गया उसी को नाम दिया गया क्या? तो उसी को नाम दिया गया गुहा लेख का। गुहा लेख का यानी गुहा लेख पूछा जाएगा तो गुहा लेख गया में कहाँ जी? तो गया में बराबर की पहाड़ियों पर। यही कहानी है गुहा लेख की। बराबर की पहाड़ियों पर कि दीवारों पर जो लिखवाया उसी को नाम दिया गुहा लेख का। तो यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि क्या बातें होंगी। तो आते हैं लास्ट पॉइंट पर कि अपने अभिलेखों को छपवाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो ध्यान दीजिएगा, अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो अभिलेखों की भाषा थी एक प्राकृत। और प्राकृत भाषा में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? तो 4 लिपियों का प्रयोग किया गया। 4 लिपियों का, यानी कि अशोक के शिलालेख पर, लघु शिलालेख पर, स्तंभ लेख पर, गुहा लेख पर कौन सी भाषा? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। लेकिन कितनी लिपियों का प्रयोग किया? तो 4 लिपियों का प्रयोग किया। कौन कौन सी? तो पहली लिपि जिसको हम लोग कहते हैं ब्राह्मी लिपि। दूसरा नाम आता है खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि? तो खरोष्ठी लिपि। तीसरा नाम आता है अरमाइक लिपि। कौन सी लिपि? तो अरमाइक लिपि। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और एक नाम आता है ग्रीक लिपि। तो ब्राह्मी लिपि कहाँ पाई जाएगी? तो भारत में जितने भी अभिलेख पाए जाएंगे अशोक के, वो सब किस लिपि में? प्राकृत भाषा तो ये चारों है, चाहे ब्राह्मी हो, चाहे खरोष्ठी हो, चाहे अरमाइक हो, चाहे ग्रीक हो। तो इन सारी जगहों पर जिस भाषा का वर्णन किया गया वह भाषा तो फिक्स है कि कौन सी है? तो प्राकृत भाषा है। इसको तो भूलना नहीं कि अशोक ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया? तो प्राकृत भाषा का उपयोग किया। कितनी लिपियों का प्रयोग किया? तो 4 लिपियों का प्रयोग किया। भारत में मुख्य रूप से कौन सी लिपि? तो भारत में ब्राह्मी लिपि। खरोष्ठी लिपि किन अभिलेखों पर पाया गया? तो जितने भी लेख पाकिस्तान में उसने बनवाए थे उसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया। और अरमाइक और ग्रीक लिपि की बात करेंगे तो चर्चा होगी कहाँ की? तो अफगानिस्तान की। ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरा समझिएगा कि इसको पढ़ने का
या पहली बार अनुवाद किसने किया पूरी कहानी का, तो वह थे जेम्स प्रिंसेप। कि अगर पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेखों का अनुवाद पहली बार किसने किया, तो किया था जेम्स प्रिंसेप ने। और कब किया था, तो 1837। यानी 1837 के पहले हमको इनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा में कितनी लिपियों का प्रयोग अशोक ने किया, तो 4, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, जिसमें से ब्राह्मी भारत में, खरोष्ठी पाकिस्तान में, अरमाइक और ग्रीक अफगानिस्तान में। और अगर पूछ दे कि इसमें से कौन सी ऐसी लिपि है जो उल्टी लिखी जाती है, तो खरोष्ठी लिपि उल्टी लिखी जाती है। उल्टा लिखने का मतलब कि दाएं से बाएं। अब जैसे हम लोग लिखते हैं तो बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि इधर से इधर की ओर बढ़ाई जाती है, यानी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। पाकिस्तान याद रखना कि पाकिस्तान में कौन सी लिपि? खरोष्ठी। जैसे अभी हमने पेशावर के अभिलेख की चर्चा की कि पेशावर का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया, तो है पेशावर पाकिस्तान में, तो किस भाषा में होगा? भारत में पूछ देगा कि गुहा लेख किस भाषा में, मारो ना धड़ाक से ब्राह्मी लिपि। भारत में पूछ देगा कि सारनाथ में किस लिपि का प्रयोग, भाषा तो हर जगह सेम है कि प्राकृत भाषा, लेकिन अगर लिपि पूछ दे तो भारत में जितने भी अभिलेख हैं वो किस लिपि में हैं? ब्राह्मी लिपि में। पाकिस्तान में जितने हैं खरोष्ठी लिपि में। जितने जाएंगे इधर की तरफ, अफगानिस्तान काबुल की तरफ, वो या तो अरमाइक में होंगे और या तो ग्रीक में होंगे। तो यह आपके समक्ष पूरी जानकारी मैंने उतार दी। जितना भी मुझे पता था सारा अपने विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों को दे दिया। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपकी बड़ी मदद करने वाली है। तो ऐसा ही हमारा साथ दीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।